जय हिंद, नमस्कार। मैं दुर्गेंद्र चौहान। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर जारी तनाव और गोलाबारी और युद्ध के बीच एक अहम मोड़ आया है। दोनों देशों ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है और दोनों ने युद्ध विराम का पालन करने पर सहमति जताई है। अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद पाकिस्तान इस पर राजी हुआ है और कहा यह भी जा रहा है कि भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को तबाह कर दिया था वो युद्ध विराम के लिए अमेरिका के पास गुहार लगा रहा था। यह फैसला ऐसे समय आया जब सीमाओं पर संघर्ष विराम का उल्लंघन की घटनाएं तेज थी और आम नागरिकों से लेकर हमारे जवानों पर इसका असर हो रहा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह युद्ध विराम अस्थायी शांति की दिशा में एक ठोस कदम है? क्या यह युद्ध विराम आतंकवाद की समस्या जिससे भारत कराह रहा है, क्या यह केवल एक अस्थायी राजनीतिक कूटनीतिक ब्रेक है? इन्हीं सवालों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने विख्यात रक्षा एवं सुरक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल साहब हैं। सहगल साहब, बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कुल मिलाकर सहगल साहब, 4 दिनों से लगातार ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और फिर खबर आई कि अमेरिका से गुहार लगाने के बाद अमेरिका, भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई उच्च स्तरीय और फिर ये शाम 5 बजे से युद्ध विराम लागू कर दिया गया। युद्ध विराम की पृष्ठभूमि, प्रक्रिया और भारत पाकिस्तान के बीच हालिया युद्ध विराम की शर्तें अगर कुछ सामने आई हों और इसे किस स्तर पर सहमति दी गई, कि यह क्या कोई नई पहल है या 2003 के समझौते का ही एक पुनः पुष्टि जैसा इसको देखते हैं आप? मेरे मुताबिक दोनों देशों के लिए कुछ खुशखबरी का न्यूज है कि सीज फायर हो गया है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान तो बहुत बुरी तरह से पिट रहा था जी। उस इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली हमने बर्बाद कर दिया है। उसका आतंकवाद का जो गढ़ थे उनको हमने बर्बाद कर दिया है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर उसके आतंकवाद की पोस्ट थी, आतंकवाद को इन्फिल्ट्रेशन रूट्स थे, उनको भी कंप्लीट तबाह कर दिया है। उसका एयर डिफेंस सिस्टम पूरा तबाह हो गया है। उसके जो मेजर एयर बेसिस हैं वो इतनी बुरी तरह से तबाह हुई कि उनको कम से कम 8 से 10 साल लगेगा दोबारा खड़ा करने के लिए। फिर उनको साफ तौर पे नजर आया कि हिंदुस्तान की जो फौज है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो उनका तालमेल है तीनों सेनाओं में अद्भुत है, और जो हमारी 4 मिनिस्ट्रीज है जो आज के उनका तालमेल जो बहुत जरूरी है आज के माहौल में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड होम अफेयर्स, उन्होंने मिलजुल कर काम किया, जिसका केवल और केवल 2 मकसद थे। एक, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल विल है उसकी सरकार की, उसको कमज़ोर करना, जो हर प्रकार से हमने यकीन किया कि कमज़ोर हो गई है। दूसरा, उसकी आर्मी और आईएसआई को हर प्रकार से घेरना जी। और पाकिस्तान के हार्टलैंड के अंदर इस बार हमने मुख्य हमले किए हैं, जो पंजाब है। और साफ तौर पे हिंदुस्तान ने ये भी कहा है कि सीज़फायर कंडीशनल है। हमारा जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। हमारा जो वीजा रोके उसमें बदलाव नहीं आया। हमने जो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को डाउनग्रेड किया उसमें बदलाव नहीं आया। मतलब यानी दूसरी चीज़ों में कोई बदलाव नहीं आया। और साफ तौर पे हमने एक पैराडाइम शिफ्ट किया है। हमने साफ तौर पे कहा है कि आज के बाद अगर आपके यहाँ से किसी प्रकार की कोई आतंकवादी गतिविधि हुई हिंदुस्तान के खिलाफ, तो हिंदुस्तान उसको एक्ट ऑफ वॉर समझेगा और आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान वास्तव में इस समय कम्प्लीटली कंगाल था। उसके वेपन्स भी खत्म हो रहे थे और जिस माफी पिट रहा था उसकी आर्मी चीफ जो है उनके ऊपर सरकार का भरोसा खत्म हो चुका था, आर्मी ऑफिसर्स का भरोसा खत्म हो चुका था। साफ तौर पे कहा जा रहा था कि आसिफ मुनीर जो है या तो उनको पद से हटाया जा रहा है या उनको अरेस्ट कर दिया गया है या शायद वो देश छोड़ के भाग जाएंगे। अगर आपको याद होगा तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और 3 कोर कमांडर्स जो सीनियर्स होते हैं उन्होंने अपने परिवारों को दूसरे देशों में भेज दिया था। जी माफी बिलावल भुट्टो और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने तो आवाम को क्या मैसेज दे रहे थे कि आपके लिए कुछ नहीं है। फिर उन्होंने उनका जो असला वगैरह था जो चाइना से मिला हुआ था वो उन्होंने यूक्रेन को बेच दिया था और जो पैसा आया था 80% पाकिस्तान के जनरल्स खा गए थे जी। इस पाकिस्तान की जबरदस्त दुर्दशा है और हिंदुस्तान ने वास्तव में 4 दिन में जो अचीव किया है, मुझे नहीं लगता कि शायद दुनिया की कोई भी फौज अचीव कर सकती थी। लोग कह रहे कि अमेरिका इस मौके की कार्रवाई करता, इजराइल करता है, यस इजराइल करता है जी, लेकिन इजराइल के केस में बड़ी अलग सिचुएशन है।
इसराइल और हमास, इसराइल के पास बहुत ही शक्ति है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास एयर पावर है। जहाँ तक हमास का ताल्लुक था या हिजबुल्लाह का ताल्लुक था, वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो एयर पावर नहीं था, वो एयर डिफेंस वेपन नहीं थे। जी पाकिस्तान के पास बहुत कुछ था, उसने सारी की सारी अपनी फौज को डिप्लॉय किया हुआ था, एयर डिफेंस को डिप्लॉय किया हुआ था, उसने कॉम्बैट एयर पेट्रोल घूम रहे थे, सब कुछ था। उसके बावजूद जब हिंदुस्तान ने स्ट्राइक किया 100% 24 के पास मिसाइल डाली, 24 की 24 अपने टारगेट पे जाके लगी। जी जो हमने कामिकाज़े ड्रोन था वो 10 मिनट तक पाकिस्तान की टेरिटरी में लॉटर करता रहा, टारगेट को आइडेंटिफाई किया, पहचाना, रीचेक किया और फिर उसने अटैक किया। और जिस माफी की प्रिसीजन कैपेबिलिटी हिंदुस्तान ने दिखाई है, उसको शायद दुनिया देख के रह रही है। केवल 2 ही देशों ने इस माफी की काबिलियत दिखाई है कि वो जो टारगेट्स थे वो सिविल एरियाज के साथ जुड़े हुए थे, मिलिट्री एरियाज से जुड़े हुए थे। किसी प्रकार का कोई कोलेटरल डैमेज सिविल को नहीं हुआ, मिलिट्री को नहीं हुआ। मैंने जैसे कहा कि केवल 2 देशों ने ये क्षमता दिखाई है, अमेरिका ने और इसराइल ने। रशिया में भी ये काबिलियत है, लेकिन अक्सर वो जिस माफी हिंदुस्तान ने दर्शाई है उस माफी नहीं दर्शा सके, फेवर्ड है। चाइना क्लेम करता है जी, लेकिन चाइना के क्लेम में और डेमोन्स्ट्रेशन में जमीन आसमान का फर्क है। 79 से चाइना ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। मुझे नहीं लगता कि चाइना कल इस माफी की कार्रवाई कर पाएगा जो हिंदुस्तान ने किया। फिर सारी दुनिया ने देखा कि जो हमारे देश की पॉलिटिकल लीडरशिप है बड़ी डिसाइसिव है। प्रधानमंत्री सारे समय ऑपरेशन को मॉनिटर करते रहे, बार बार मीटिंग्स करते रहे, ही वाज ऑलवेज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। पिछली सरकारों ने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि उनकी लीडरशिप कमजोर थी, पॉलिटिकल विल नहीं था, डिसाइसिवनेस नहीं थी, दे वर नॉट श्योर ऑफ देमसेल्व्स। फिर पूरा देश एक जैसे यूनाइट हुआ, वो नहीं कर पाए। और ना ही उन्होंने देश को तैयार किया। पिछले 11 साल में जिस माफी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देश को तैयार किया है, जिस माफी का वेयर विदॉल दिया है, जिस माफी की मॉडर्नाइजेशन दी है। अगर आपको याद है, जनरल वीके सिंह जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने साफ तौर पे पार्लियामेंट में कहा था कि जो उस समय एयर डिफेंस की क्षमता है जीरो से के बराबर है। तो 11 साल में हमारी इतनी रेजिलिएंट एयर डिफेंस हो गई है कि दुनिया उसको देख के दंग रहेगी। जी सहगल साहब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है आपने हमारे दर्शकों को बताई। सेना के दृष्टिकोण से यह युद्ध विराम कितना महत्वपूर्ण और प्रभावी हो सकता है? क्या यह दोनों सेनाओं की थकान, संसाधनों पर बढ़ते दबाव का संकेत है? और क्या पाकिस्तान की ओर से बार बार युद्ध विराम तोड़ने के इतिहास को देखते हुए इस बार की घोषणा पर हम कितना एतबार कर लें और कितना इसे गंभीरता से लें? इस पहली बात मैंने बोला कि युद्ध विराम जो कंडीशनल है, 12 तारीख को दोनों डीजीएमओ के बीच में बातचीत होगी फोन के माध्यम से। जी, तो हिंदुस्तान क्या शर्तें रखता है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो हिंदुस्तान शर्तें रखेगा वो यकीन करेगा कि पाकिस्तान में इसके बाद ताकत ही नहीं है और नेक्स्ट 8 to 10 50 ईयर्स इस माफी की कार्रवाई करे। जैसे कि मैंने कहा, पाकिस्तान का हमने उसकी रीढ़ की हड्डी जो है टेररिस्ट की, वो तोड़ दी है। उसका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बर्बाद कर दिया है, उसके एयर बेसेस हमने बर्बाद कर दिए हैं, उसका एयर डिफेंस सिस्टम हमने वर्चुअली वाइप आउट कर दिया। आज पाकिस्तान के बड़े शहर नंगे हैं। कल जब अगर हम दोबारा एयर स्ट्राइक्स करते हैं, हमारी एयर स्ट्राइक्स को रोकने के लिए उसके कुछ नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हमने जितनी भी कार्रवाइयां की हैं 99% हमने बिना बॉर्डर क्रॉस किए। हमारा एक सैनिक क्रॉस नहीं गया, हमारे हवाई जहाज क्रॉस नहीं गए जी। सारे हमने मिसाइलें वगैरह जो डाली हैं तो विद इन द बॉर्डर्स है। और हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी बार-बार चर्चा हो रही है, नट सेल में सहगल साहब अगर पूछें कि पाकिस्तान को ये युद्ध विराम करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा, वो कौन से 3 महत्वपूर्ण बड़े कारण हैं? सबसे बड़ा कारण है कि जब उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है बड़ी कमजोर थी। शहबाज शरीफ को उसी के अपने सांसद ने पार्लियामेंट में, उनके सेनेट में, जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर है, साफ तौर पे कहा आप तो गीदड़ हो, और अगर आपके पास शेरों की फौज भी हो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का गीदड़ों की फौज भी हो तो शेर के आगे हार जाएंगे। उन्होंने कहा आपकी तो हिम्मत ही नहीं मोदी का नाम भी लेने के लिए। वास्तव में उनके ऊपर भी भरोसा उठ गया। जहाँ तक मुनीर का ताल्लुक है, कम से कम 1000 ऑफिसर्स ने इन 4 दिनों में अपनी रेजिग्नेशन कर दी। 10,000 से ज्यादा सैनिकों ने अपनी रेजिग्नेशन कर दी। उधर BLA और तरीके तालिबान पाकिस्तान बहुत बड़े पैमाने पर हमला कर रहा है। कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान ने अपना झंडा बना लिया है, अपनी कॉइन्स बना लिए, अपने स्टैम्प बना लिए, और 3 बड़े शहरों को पाकिस्तान से मुक्त करा लिया है। क्वेटा जो कैपिटल है, वजीरिस्तान और कलार। और साफ तौर पे पाकिस्तान की आर्मी को उस इलाके में जाने में भी डर लगता है। फिर
पाकिस्तान के जो पुराने चीफ थे वो 3 या 4 ने साफ तौर पे सरकार को कहा कि अभी समय आ गया है, मुनीर खान को हटाया जाए, ये इनकॉम्पिटेंट है। फिर उनके अपने ही लीडर्स इनके खिलाफ हुए, क्योंकि उन्होंने अपने कोर कमांडर्स ने कहा कि देखो, जब कारगिल का युद्ध हुआ उस समय जनरल मुशर्रफ ने, नवाज शरीफ उस समय इसके शहबाज के बड़े भाई थे, उनको नहीं बताया, कॉन्फिडेंस में नहीं दिया, अपने एयर चीफ को, नेवल चीफ को, कोर कमांडर को कॉन्फिडेंस में नहीं दिया। मुनीर ने भी वही किया, उसने इस कार्रवाई में अपने कोर कमांडर को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, शहबाज शरीफ को नहीं बताया जी। तो वास्तव में व्हाट सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेशन या व्हाट सॉर्ट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट पाकिस्तान में है ही नहीं। फिर पाकिस्तान के अवाम को आज साफ तौर पे नजर आना शुरू हो गया, जो पहले कभी नहीं आया था। तो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसएफ को अपने देश के सेवियर समझते थे, लेकिन अभी वो साफ तौर पे उनको समझ आ रहा है कि सबसे बड़ी उनकी मुसीबत की जड़ और गढ़ जो है उनकी अपनी आर्मी और आईएसएफ है। जी जी, बहुत बड़ा बदलाव है। और साफ तौर पे दूसरा जो बदलाव है, आपने पूछा, वो हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कह दिया, दुनिया ने सुन लिया है कि आइंदा अगर आपकी तरफ से कोई भी कार्रवाई हुई टेररिज्म की, हादसा किया या साजिश किया, हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे और आपके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे। आज तो पाकिस्तान की आर्मी के को साफ तौर पे नजर आ गया कि हिंदुस्तान की आर्मी के साथ टिक ही नहीं सकते। जी जी, जिस माफी की हमने मार मारी है ना, उस माफी की मार आसानी से नहीं मिलती। हमने बहुत 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 जबरदस्त उनको नुकसान पहुंचाया है। जी। अच्छा सहगल साहब, बड़े ये आंतरिक कारण आपने बताया कि बलूच ने 3 शहरों पर कब्जा कर लिया। आंतरिक सेना की स्थिति गंभीर है, सैन्य अफसर इस्तीफा दे रहे हैं, सैनिक इस्तीफा दे रहे हैं, राजनीतिक नेतृत्व बड़ा कमजोर है। अगर राजनीतिक नेतृत्व कमजोर नहीं होता तो अमेरिका के विदेश मंत्री डायरेक्ट जनरल से बात नहीं करते। भाई हमारे यहाँ तो किसी राष्ट्र का विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री हमारे किसी जनरल से डायरेक्ट तो नहीं बात करता, हमारे यहाँ तो मजबूत नेतृत्व है और सीधे नेतृत्व से बात करता है। तो एक तो पाकिस्तान नेतृत्व के मामले में दिवालिया हो चुका है, पॉलिटिकल विल के मामले में दिवालिया हो चुका है, आंतरिक स्थितियाँ ऐसी हैं, आर्थिक है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल है इससे जुड़ा हुआ, क्या पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव ज़्यादा था, इस वजह से उसको घुटने टेकने पड़े युद्ध विराम जैसी निर्णय लेने के लिए? एब्सोल्युटली एंड टोटली। फर्स्टली पाकिस्तान को कंप्लीटली हिंदुस्तान ने डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली आइसोलेट कर दिया था। सारी की सारी दुनिया के देश जो हिंदुस्तान के साथ खड़े थे, केवल पाकिस्तान और के साथ में 2 ही देश थे, चाइना और टर्की। जी। फिर इस समय 79 मुस्लिम एंड अरब कंट्रीज हैं, 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं और 22 अरब कंट्रीज हैं। इसमें से सिर्फ एक ने दैट इज तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, वो भी इमोशनल। जहाँ तक बाकी सारी कंट्रीज थे वो हिंदुस्तान के साथ खड़ी रही, जाए हिंदुस्तान, उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। जहाँ तक कि सऊदी अरेबिया, जिनकी बड़ी इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के ऊपर, वो हिंदुस्तान में भी आए, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर उनके, फिर पाकिस्तान में भी गए और पाकिस्तान को साफ तौर पर समझाया कि देखो, अगर आप कंप्लीटली बर्बाद नहीं होना चाहते तो अकलबंदी इसी में है कि युद्ध विराम कर दो। जी। तो हिंदुस्तान जो है आपको हर प्रकार से बर्बाद कर देगा। अभी हमने वेरी इंटरेस्टिंगली, ये जितनी एस्केलेशन हुई पाकिस्तान की तरफ से हुई, हिंदुस्तान केवल रिटेलिएट करता रहा। जी। हमने साफ तौर पे कहा कि देखो, हमारी लड़ाई आपके साथ नहीं है, पाकिस्तान के अवाम के साथ नहीं है, मिलिट्री के साथ नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ नहीं है, खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई है केवल और केवल आतंकवाद के खिलाफ, और आतंकवाद को हम हर प्रकार से खरीद करते हैं और वही हमने किया। लेकिन जवाबी कार्रवाई जो पाकिस्तान ने की, जहाँ से उसके हवाई जहाज से उठे, जहाँ से उसकी मिसाइलें चली, जहाँ से उसके ड्रोन चले, उन तमाम बेसिस को हिंदुस्तान ने वाइप आउट कर दिया, वर्चुअली वाइप आउट कर दिया। जी जी। बहुत बड़े पैमाने पर उनके एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट जो है नष्ट हुए। फिर आपको मैं बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई हमारे एयर स्पेस पर आने के लिए। जो 4-5 हवाई जहाज़ों ने गलती की हमारे एयर स्पेस में घुसने के लिए, तो सारे के सारे शॉट डाउन हो गए। लेकिन पाकिस्तान बड़े पैमाने पर मिसइंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया पे झूठ बोल रहा है। वो कह रहे हैं हिंदुस्तान के हमने 5 लाख रुपये गिरा दिए, जबकि हमारा हिंदुस्तान का कोई भी जहाज पाकिस्तान के अपने बॉर्डर से क्रॉस करके पाकिस्तान में गया ही नहीं। हमको पाकिस्तान में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, एक सैनिक भी नहीं गया। लेकिन पाकिस्तान ने वही किया जो हमेशा करता है, हमारे सिविलियंस को अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, कुपवारा में, पुरी में, बारामूला में, जम्मू के इलाका में, सांबा के इलाका में, कुछ और पंजाब के बॉर्डर पे, राजस्थान के जैसलमेर वगैरह में हमारे सिविलियंस के ऊपर हमले किए और बड़े पैमाने पर कुछ लोगों की जाने गई, कुछ लोगों का पूरी जिंदगी की जो पूंजी थी उनके घर बनाने वो बर्बाद हुए। इसलिए और युद्ध आज के माहौल में किसी भी मसले का हल नहीं है। हमारे तो प्रधानमंत्री बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपने बहुत बड़ी बात कही कि युद्ध किसी मसले का हल नहीं, चाहे 3 साल लड़िए, 4 साल लड़िए, प्रगति रुक जाती है, हमारा
देश के लोग तकलीफ में आ जाते हैं, बहुत सारी जानें जाती हैं। तो इस दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण ये सीज़ फायर हुआ है। भारत इस युद्ध विराम को किस तरीके से देख रहा है? पहला तो ये है कि एक अवसर के रूप में, एक रणनीतिक कदम के रूप में, या एक कूटनीतिक व्यूह रचना के रूप में, क्या भारत को इस दौरान सीमा सुरक्षा, आतंकी घुसपैठ के खतरे को लेकर सतर्क रहना पड़ेगा? और क्या जो आतंकवाद को नष्ट करने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, क्या हम आतंकवाद की लड़ाई में आगे एक अपना मकाम हासिल कर पाएंगे, या ये संधि उस मकाम में कहीं रोड़ा तो नहीं अटकाएगी? सहगल सर। देखो, पाकिस्तान तो अभी तक बाज नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है इस बार जिस कॉन्फ्लिक्ट ने हमने मार दिया, हमने कभी पाकिस्तान के हार्टलैंड को अटैक नहीं किया था। अपने 65 के पाकिस्तान के हार्टलैंड में सियालकोट, और आपको याद होगा हम इचोवर क्रॉस करके लाहौर के पास पहुंच गए थे, सियालकोट के पास पहुंच गए थे। फिर 71 में हमने उस इलाके में कोई बड़ी लड़ाई नहीं की। हमारी मुख्य लड़ाई थी ईस्ट की तरफ। 13 ही दिन में हमने एक अलग देश खड़ा कर दिया था। पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर थे, घुटने टेक दिए थे, लेकिन हमने वेस्टर्न साइड में कोई बड़े हमले नहीं किए। अभी साफ तौर पे था कि पाकिस्तान की सरकार तो नोशनल है, वो तो फसाड है। असली सरकार जो है वहाँ मुनीर असम हो रही है। अभी अमेरिका ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान शहबाज शरीफ का मतलब ही नहीं है। शहबाज शरीफ तो एक मोरा है, वो तो वही करेंगे जो मुनीर बताते हैं। तभी उन्होंने डायरेक्टली मुनीर से बात की। ये किस्म से बहुत बड़ी इंसल्ट थी पाकिस्तान की सिविल डिस्पेंसेशन के लिए, लेकिन उनके लिए कोई मतलब नहीं। उनको पता है कि जिसकी लाठी उसी की लाठी तो मुनीर के पास है। फिर आपने कहा कि क्या हमको सतर्क रहना पड़ेगा। 100% हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस एब्सोल्युटली एंड टोटली अलर्ट पर है, और इस 24 आवर्स या 48 आवर्स में अपनी सतर्कता को और बढ़ाएंगी। अब पाकिस्तान को मैं भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन इस समय पाकिस्तान की हिम्मत ही नहीं है सीज फायर को तोड़ने के लिए। लेकिन हमारे सिविलियंस के लिए, जिनके घरों में जिनके भाई बहन मारे गए, जिसके माता पिता मारे गए, जिनके बच्चे मारे गए, जिनकी पूरे जीवन की पूंजी खत्म हो गई, उनके घर टूट गए, उनके लिए तो बहुत खुशी की लहर है। पीपल इन पठानकोट, पीपल इन जम्मू, पीपल इन सांबा, पीपल इन उरी, पीपल इन बारामूला एक्सेट्रा, उनके लिए तो बहुत खुशी की, और मैं उनकी खुशी के साथ जुड़ना चाहता हूँ। वास्तव में पाकिस्तान की इकोनॉमी तो 0 है। उनकी स्टॉक मार्केट में 3500 अंकों की गिरावट हुई है। हमारी स्टॉक मार्केट में कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान हमारी इकोनॉमी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। सहगल सर, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपने रखी इकोनॉमी को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। मेरा जो मूल कोर प्रश्न आपसे ये है, एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर, कि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, हमारे निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछ कर मारा गया, अभी वो कल्प्रिट सामने नहीं आए हैं, और हमने इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया, पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, हमने तमाम तरीके से उसके एयरबेस तबाह कर दिए, हमने उन आतंकी अड्डों पर हमला किया, लेकिन जो कल्प्रिट हैं, क्या उनको ढूंढ कर लाए बिना, उनको सामने लाए बिना, क्या ये जो मिशन है आतंकवाद के खिलाफ जो हमने लड़ाई छेड़ी थी ऑपरेशन सिंदूर, क्या ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम मिल पाएगा? ऑपरेशन सिंदूर को तो बहुत बड़े पैमाने पर अंजाम मिल चुका है, और जिन लोगों के परिवार के लोग मारे गए, जिनके हस्बैंड मारे गए, वास्तव में साफ तौर पे टीवी में दर्शाया गया, वो खुश हैं कि उनको जस्टिस मिल गया है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की आतंकवाद की जड़ को और गढ़ को काफी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है, जिसका फायदा हिंदुस्तान के अलावा पूरे देश को होगा, पूरी दुनिया को होगा। पाकिस्तान की दोबारा हिम्मत नहीं होगी इस वक्त की कार्रवाई करने के लिए। ये 4 या 3 लोग जो थे, जो पाकिस्तान के थे, उनको शायद छुपाया हुआ है। अगर आपको याद होगा, अभी 15-16 दिन हो गए हैं, उससे भी ज्यादा हो गए। सरकार ने 20 लाख रुपए का इनाम भी कहा था कि जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। आज हिंदुस्तान के अंदर काफी लोग हैं, कश्मीर के अंदर, जो अभी भी पाकिस्तान के साथ सिंपैथाइज करते हैं। उन्होंने इनको छुपा के रखा हुआ है, वही इनको खाना वाना दे रहे हैं, वही इनको सेफ जगह में छुपा रहे हैं, केस में छुपा रहे हैं, कहाँ छुपाया हुआ है। लेकिन वास्तव में मुझे नहीं लगता कि वो वापस लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके अपने देश में वापस आ पाएंगे, या किसी और देश। जैसे कुछ दिन पहले एक हवा उठी थी कि वो श्रीलंका चले गए हैं, लेकिन श्रीलंका में चेक किया तो निकला कि फेक न्यूज है, वो बच के नहीं निकल सकते। और जहाँ तक पाकिस्तान को सबूत का ताल्लुक है, आप जितने मर्जी डोजर दे दिए, जितना मर्जी सबूत दे दीजिए, वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करते। जहाँ कारगिल का युद्ध हुआ था, उनके 400-500 लोग के, उनके सैनिकों की बॉडी हमने दफनाई।
लेकिन उन्होंने कहा कि तो हमारे है ही नहीं। जी जी जब सर, मुंबई युद्ध विराम के बाद अब एक आम जन में, अब भारत के गली चौराहे भी जब अभी टॉक बैक पर हमारे अपने रोक दिया, हम ईमानदारी से युद्ध विराम के बाद हम कंडीशन हम लगाएंगे। इस समय पाकिस्तान के घुटने ऑलमोस्ट टिक चुके हैं। वो तो दूसरे देशों के पास भाग रहा था कि हमको, वो तो साफ तौर पे नजर आ रहा था कि बर्बादी के एब्सोल्यूट टोटली बर्बादी उसके सिर पे आके खड़ी हो गई थी। जी इसलिए उसको उठ खड़ा होना उसके लिए ऑलमोस्ट असंभव है। और अगर वो 65 में अयूब खान थे, हिंदुस्तान को ललकारा, जी। अयूब खान गए। जी 71 में याजा खान थे, हिंदुस्तान को ललकारा, अयूब वो याजा खान गए। अभी हिंदुस्तान को ललकारा यकीनन मुनीर गए, 100% वो जाएंगे। उनके अपने लोग ही शायद उनको लिंच कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं। उनकी अपनी सरकार जो बड़ी कमजोर है, ये शहबाज शरीफ भी जाएंगे, ये भी नहीं बच सकते। जी कौन आएगा मैं तो नहीं जानता, लेकिन वास्तव में आज पाकिस्तान बहुत ही जबरदस्त ट्रबल में है और उनमें किसी प्रकार की कोई क्षमता ही नहीं। उनकी फौज हिंदुस्तान से डरती है। जी सहगल सर, चीन के मुद्दे, जी जी प्लीज। उनकी फौज का मोरल, मोटिवेशन, लीडरशिप, ट्रेनिंग जो है बहुत ही ऑलमोस्ट जीरो है। जी हमारी साइड में मैन ऑन द बिहाइंड द मशीन बहुत ही रेजोल्यूट है। फिर सारी दुनिया ने देखा है जिस माफी की क्षमता आपकी फौजों ने दिखाई है। वास्तव में पूरी दुनिया में देख लिया कि आज हिंदुस्तान की फौज है अपने देश की एकता, अखंडता, आबरू और छवि के लिए एक फरिश्ता है और पूरे देश को फख्र है अपनी सेनाओं में। और इस माफिक आपकी सेना जो है बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी मजबूत है, लीडरशिप बड़ी मजबूत है, बड़ी डिसाइसिव है। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी धोखा देने की। एक चीन को लेकर बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि क्या चीन के साथ जो चल रही तनातनी है भारत की, उसके मद्देनज़र भारत पाक का जो ये युद्ध विराम है, इसकी टाइमिंग महत्वपूर्ण है क्या? क्या पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ती निकटता भारत के लिए एक समानांतर रणनीतिक चुनौती के रूप में हम इसे देख सकते हैं क्या? मेरे को लगता है साफ तौर पे चीन को भी नजर आ गया होगा कि पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट अ फेल्ड स्टेट। इसके टुकड़े होने तो निश्चित है। उसका $65 बिलियन का जो सीपेक है, उसके ऊपर तो आए दिन हमले होते थे। 2200 किलोमीटर 2700 किलोमीटर से 2200 किलोमीटर पीओके से और पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान से जाते थे। वहाँ तो उनके सीपेक के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान की क्षमता ही नहीं है उनको बचाने की। ऐसे में चाइना तो खुद एक डूबते देश को मेरे को नहीं लगता बचाएगा। आज चाइना की इकोनॉमी बड़ी डूबी हुई है। ट्रंप ने पहले 245% टैरिफ लगाए, फिर 145 लगाए, अभी कह रहे हैं 80% करेंगे। चीन तो चाहता है हिंदुस्तान के साथ रिलेशन इंप्रूव करना, खास करके ट्रेड रिलेशन। लेकिन हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कहा है कि यस, अगर आप रिलेशन इंप्रूव करना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं, लेकिन पहले बॉर्डर को रेजोल्यूशन होना चाहिए। आपने जो भी 50,000 से ज्यादा सैनिक रखे हुए लद्दाख में, उनको हटाइए। आप जो नए एयरफील्ड बना रहे हैं, जो नए मिसाइल इंस्टॉलेशन बना रहे हैं, चीन को भी घबराहट होगी। जिस माफी की हिंदुस्तान ने काबिलियत दिखा दी है, उस माफी की काबिलियत चीन के पास नहीं है। चीन में एक भी ऑफिसर या एक भी जवान नहीं है जिसको एक सेकंड का भी वॉर एक्सपीरियंस है। वो हमारे सामने नहीं टिक सकता। और कृपया इस बात को एक बार दोहराएं और क्लियर करें। सहगल सर, इस बात को और क्लियर करें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं चीन को भी होगा क्या, उसका जो चीन तो बहुत क्लेम करता है कि टेक्नोलॉजी में ये है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये है, क्या वास्तव में उसका इक्विपमेंट कार्य करेगा? उसने कहा पाकिस्तान को उसने हिमार्ट सिस्टम दिया हुआ है जो कह रहा था कि S-300 या S-400 के बराबर है। केवल उसकी रेंज 200 किलोमीटर है बाकी, लेकिन वो हर प्रकार के एरियल टारगेट, चाहे वो एयर टू ग्राउंड मिसाइल हो, चाहे सरफेस टू सरफेस मिसाइल हो, चाहे क्रूज मिसाइल हो, हर एक को बर्बाद कर सकता है जी। एक को भी बर्बाद नहीं किया। तो इसका मतलब चीन भी कसौटी पे खरा नहीं उतरा, यूं कहा जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चीन ने बहुत बड़े पैमाने पे बड़े देशों को बेवकूफ बनाया, उनको मिलिट्री इक्विपमेंट बेचा है। आज सऊदी अरेबिया भी खरीदने लगा था चीन से एयर डिफेंस इक्विपमेंट और रडार्स। अभी वो भी बड़ी नजदीकी से इसको देख रहे होंगे कि वो तो काम ही नहीं किया। फिर चीन की जो मिसाइल है, आपने देखा पूरी मिसाइल आके गिरी हुई है। वो डट निकली, मिसाइल का कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा। ये तो उसी तरीके का असर हुआ कि जैसे चीनी मोबाइल या चीनी चीज़ों के बारे में कहा जाता है कि बहुत ड्यूरेबल नहीं रहती हैं, चीनी है। तो मुझे लगता है अब चीनी हथियारों को लेकर भी उंगली उठेगी, क्वेश्चन मार्क लग गया एक तरीके से। आप यही कहना चाह रहे हैं सहगल सर? एब्सोल्युटली टोटली। और हिंदुस्तान से आज तकरीबन 84 to 100 नेशंस मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। मुझे पक्का यकीन है इस शो 4 दिन में जो दुनिया ने देखी है,
इससे हिंदुस्तान के सामान में बहुत ज्यादा बिक्री हुई। आज यूरोप के कुछ बड़े बड़े देश हैं, हिंदुस्तान के पिनाका सिस्टम को खरीद रहे हैं, अभी हिंदुस्तान के आकाश को खरीदेंगे, हिंदुस्तान से ड्रोन खरीदेंगे। हिंदुस्तान चुप रहा था, हिंदुस्तान में मैं भी नहीं जानता था ऑनेस्टली कि हिंदुस्तान का इतनी बड़ी ड्रोन क्षमता आ गई है। हमारे ड्रोन जो गए हर कामयाब हुए, पाकिस्तान के ड्रोन पूरे बेकार निकले। 400 ड्रोन फायर किए, 400 बेकार निकले। हमने थोड़े से ही फायर किए, 100% सक्सेसफुल निकले। जी जी जी। एक अंतिम सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा कि फ़र्ज कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की ये फितरत है कि वो अपने कहे पर टिकता कम ही है। अगर पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया तो आपके मुताबिक भारत की अगली रणनीति क्या होनी चाहिए? सहगल सर। देखो, अगली रणनीति बड़ी क्लियर है। अगर पाकिस्तान ने हिम्मत की, जरूरत की इसको उल्लंघन करने के लिए, हिंदुस्तान से उसको नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान की सरकार भी जाएगी, पाकिस्तान की मिलिट्री भी जाएगी, पाकिस्तान की ISI भी जाएगी, और पाकिस्तान के टुकड़े जो है निश्चित है। अभी तक हिंदुस्तान केवल मॉरल सपोर्ट दे रहा था POK के लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को। अभी मैं एक न्यूज़ चैनल में, जब मैं एनालिस्ट था, हिंदुस्तान के एक फॉर्मर एम्बेसडर जो इस समय अमेरिका में बैठे हुए हैं, वो कह रहे साफ तौर पे आज प्रश्न उठ रहा है अमेरिका में भी कि क्या हिंदुस्तान को अभी भी केवल मॉरल और इकोनॉमिक सपोर्ट देना चाहिए, पॉलिटिकल सपोर्ट। कह रहे हैं इस समय हिंदुस्तान को मिलिट्री सपोर्ट भी देना चाहिए। अच्छा। हमारे हित में बलूचिस्तान को लिबरेट कराना, पहले उनको करना, फिर बाद में POK और सब। और साफ तौर पे सबको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है जी। आप देखिए, 24 बारी उसने IMF से बेल आउट लिया है जी। अभी भी उसका टोटल हमारे पास $750 से $760 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। उसका टोटल $8 बिलियन रिजर्व है जी। उसको तो ये एक दिन की लड़ाई के लिए तकरीबन 4 लाख से 5 लाख $8 लाख रोज खर्च हो रहे थे। वो और तो अभी $1 बिलियन उसको मिला भी है अभी हाल में 1-2 दिन के अंदर। वो कंगाल है, उसका तेल नहीं है, स्पेयर पार्ट्स नहीं है, मेडिसिन नहीं है, खाने पीने की चीजें नहीं है। तो अवाम को लुक आफ्टर करेगा या मिलिट्री को ये सप्लाई करेगा? और फिर तो हिंदुस्तान की नेवी ने बिना डिक्लेयर किए हुए कराची का ब्लॉकेड कर दिया है। समुद्री मार्ग से कराची में कुछ आ ही नहीं सकता। ये 24 घंटे में, जब युद्ध विराम है, 24 घंटे में कुछ लाना चाहता है ला सकता है, उसके बाद नहीं आ पाएगा। लेकिन उस समय भी हमने नोटैम इशू किया, नोटैम को नहीं लिफ्ट किया। नोटैम में कहा कि हम उस इलाके में बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, और कोई भी इंटरनेशनल शिपिंग आती है, कमर्शियल या अदरवाइज, उस आप बर्बाद हो सकते हैं, आप अपने रिस्क पर आइए। कोई नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी, और जिस तरीके से आपने कहा कि अब हम एक नया जो वहाँ की जो डेमोग्राफिकल चेंजेस आएंगे, मिलिट्री नए तरीके से सोचेगी कि क्या हमको बलूच या जो सिंध या जो POK है उसको सपोर्ट देना चाहिए। सहगल साहब, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों को बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी। देश और दुनिया के जाने माने विख्यात डिफेंस एक्सपर्ट, सुरक्षा के विशेषज्ञ मेजर जनरल PK सहगल साहब ने बहुत तफसील से इस युद्ध विराम के मायने बताए कि किस तरीके से पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, और उस घुटना टेकने के बाद अब भारत ने जो शर्तें लगाई थी, भारत ने जो सिंधु जल समझौता रद्द किया था, भारत अपनी शर्तों पर कायम है। अब पाकिस्तान को बताना है कि किस तरीके से सारी चीज़ें आगे चलनी है, और हमारी सेनाओं का मोराल बहुत ऊंचा है, हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है वो बहुत मजबूत है, और इसके बनस्पत पाकिस्तान, उसकी ना तो सेना मजबूत है, राजनीतिक नेतृत्व दिवालिया हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। 4 दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और गोलाबारी, फायरिंग, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने तमाम ठिकानों पर भारत के और एयर बेसिस पर हमला किया, सैन्य ठिकानों पर हमला किया, नागरिक ठिकानों पर हमला किया, अस्पताल में हमला किया, स्कूल में हमला किया, और जबकि भारत ने सिर्फ और सिर्फ आतंकी अड्डों पर हमला किया। और जब भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले हुए तो जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के एयरबेस भी भारत की सेनाओं ने नष्ट कर दिए। हम
तैयार हैं, मिलिट्री ने हमारी कहा है कि हम तैयार हैं, विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि हम किसी भी स्थिति को निपटने के लिए हरदम तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान, जिसकी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान हुआ है, उसकी मिलिट्री के जो साजो सामान है उसको भारी नुकसान हुआ है, ये कहा जा रहा है कि उसके 1000 अधिकारियों ने इस्तीफ़ा दे दिया है, 10,000 सैनिकों ने इस्तीफ़ा दे दिया है, आंतरिक स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। तो 4 दिन बमुश्किल किसी तरीके से पाकिस्तान अपनी झूठ और मक्कारी को साबित करने के लिए भारत से उलझता रहा, गोला बारूद फेंकता रहा, लड़ता रहा। लेकिन आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के लिए उसने गुहार लगाई और डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद आज शाम 5 बजे से भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम लागू हो गया है। और इस संघर्ष विराम के मायने क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय मायने क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, देश को लेकर क्या करेंगे, और जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, और क्या जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें पहलगाम के जो पीड़ितों को न्याय मिल गया, ये बहुत सारे सवालात हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट का एक पैनल जुड़ा हुआ है। ब्रिगेडियर गोविंद सिंह सिसोदिया डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रिगेडियर सिसोदिया, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मौसमी के सचदेवा फॉरेन एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका ये बहुत धन्यवाद, आभार। और इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक और ख़ास तौर पर सैन्य मामलों के अच्छे खासे जानकार हयात उमर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत हयात उमर साहब, बहुत धन्यवाद, आभार। ब्रिगेडियर सिसोदिया, आपसे सीधे हम रुख कर रहे हैं आपकी तरफ। इस संघर्ष विराम के मायने क्या हैं, कुल जमा हमने हासिल क्या किया है, और आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई हमने शुरू की है वो किस तरह अब अंजाम को पहुंचेगी। ब्रिगेडियर सिसोदिया। मैं अगर सच बताऊं तो मैं इससे खुश नहीं हूं। देखिए, हम 65 पे हम एडवांटेज की पोजीशन पे थे, ताश का समझौता हो गया जी, हाजीपुर दर्रा देना पड़ गया जी। 71 में हम एडवांटेजेस पोजीशन में थे, इनके 93,000 हमारे पास थे जी। आज 3 दिन के बाद हम एडवांटेजेस पोजीशन में थे जब हमने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी वीक कर दिया था जी। तो अब ये हम सीज फायर में है। जब ये हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया जी, तो हमारा एम क्या था, क्या अल्टीमेट एम क्या था, कि क्या हमने अचीव करना है। मुझे लगता है कि हमें ये अचीव नहीं करना था कि हमने 9 टारगेट हिट किए, पिछली बार एक किए 9 टारगेट। एम ये था आपकी बार कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा सबक सिखाना है। हाँ, तो 9 टारगेट ये जो किए हैं, 1 महीने बाद फिर खड़े हो जाएंगे जी, वहां मुरीदके में एक जगह नहीं बनाया तो दूसरी जगह बना देंगे, बावलपुर में कहीं और बना देंगे जी। तो वो तो फिजिकल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय किए हैं। और अगर टेररिस्ट मरे भी हैं, वो पाकिस्तान आर्मी के लिए 10, 15, 20 टेररिस्ट कोई मैंने नहीं रखता जी, 50, 100 नहीं मैंने रखता। हमें वहां हिट करना चाहिए था जहां पाकिस्तान को पिंच हो। जी, कहां पाकिस्तान को पिंच हो? आज की डेट में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, उन्हें लगा कि उनका एयर डिफेंस वीक है, जी। हम उससे पेनिट्रेट कर सके। अब बड़ा ये जो मैं युद्ध विराम कह रहा हूं, मेरे को बड़ा फ्रेजाइल युद्ध विराम लग रहा है जी, क्योंकि बाकी चीजों को हमने नहीं माना है। हमने ये भी बोला कि हम बात नहीं करेंगे, टेरर और टॉक दोनों साथ नहीं चलते। हमने ये युद्ध विराम किया है, फायर को होल्ड किया है। हम फायर नहीं करेंगे, आप फायर ना करो, पर इंडस वाटर ट्रीटी वैसे ही है, ट्रेड वैसे ही खत्म हो गया है। हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किए, उसके ऊपर हमने कोई विचार भी नहीं किया जी। पर प्रॉब्ली ऐसा होता है कि भी राष्ट्रीय लेवल पे इंटरनेशनल ओपिनियन का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। भारत इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ है, पर ये फैक्टर किए होंगे जब ये प्लान किया होगा कि अब क्या पाकिस्तान को सिखाना है, तो ये फैक्टर हमने बड़े प्लान किए होंगे कि इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होगा हमारा, शॉर्ट टर्म क्या होगा, लॉन्ग टर्म क्या होगा। मे भी इंडिया को लगा कि अगर ये यूएसए प्रेशर डाल रहा है, अगर हम नहीं करते, हम कहीं थोड़ा आइसोलेट ना हो जाए। ये बातें ठीक है, पर हम अभी एडवांटेज की पोजीशन से थोड़ा सा हमने आपको वहां रोक दिया है, जहां हम उनको नॉकआउट पंच देने वाले थे, हमने पंच रिलीज कर दिया, पर दूसरे के मुंह पे लगाने से पहले रोक दिया है। जी, थोड़ा सा मैं पर्सनली इसमें उतना खुश नहीं हूं।
बाकी अभी देखिए कि ये कितने दिन होल्ड करता है। जी पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, बाज नहीं आएगा। 1 महीना होल्ड कर लेगा, 2 महीने होल्ड कर लेगा। उनके जो आर्मी के चीफ है उनका इसी पे निर्भर करता है, क्योंकि उनकी इमेज डाउन हो गई है। आज की डेट में उनकी इमेज डाउन हो गई है कि उनके ऊपर बहुत बड़े हमले हुए हैं। पर उनके जो प्राइम मिनिस्टर क्या इतने स्ट्रांग हैं कि उनको साइड लाइन कर देंगे? मुश्किल है, मुश्किल है। ये 1-2 महीने बाद अपनी हुज्जतों से वापस बाज नहीं आएंगे। अगर ये वायदा भी करते, क्या इनका पूरा कंट्रोल है इनके ऊपर? ब्रिगेडियर सिसोदिया, आपको रोक रहे हैं। जिसकी आशंका आपने जताई थी वो हो गया है। ब्रिगेडियर सिसोदिया, हम आपको रोक रहे हैं। और जो आप बात कह रहे थे कि पाकिस्तान कितने दिन ये पालन करेगा सीज फायर का, मुझे नहीं लगता कि 4-5 घंटे भी वो रुक पाया है। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया है। इस वक्त की अहम और सबसे बड़ी खबर के न्यूज पर, पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया है। ब्रिगेडियर सिसोदिया यही कह रहे थे कि हम देखते हैं 1 महीना 2 महीना कब तक ये चलाता है, क्योंकि वो ऐसा देश है कि उसकी बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। और टेरर कैंप के बारे में कहा कि भाई हमने 9 में किए, वो 90 खड़ा कर देगा। तो हम आज पंच की पोजीशन में थे, उससे थोड़ा सा पीछे आए हैं। ये खबर आ रही है, सबसे पहले ये खबर दैनिक भास्कर के हवाले से हमें मिली थी। इसके बाद अब सारे मीडिया ने इस खबर को उठा लिया है कि पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया है। वो इलाके जहां सीज फायर तोड़ा गया है वो कौन कौन से इलाके हैं ये हम आपको बता रहे हैं। 3 घंटे के अंदर ही युद्ध विराम को तोड़ दिया है। इसके क्या मायने हैं, ये बहुत बड़ी और अहम खबर है। इसी के साथ जो बीएसएफ दे रही है पाक रेंजर्स को मुंहतोड़ जवाब। सीज फायर तोड़ने के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारी फायरिंग की खबरें हैं। वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ये सीज फायर तोड़ा है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कि 3 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान की फौजों ने संघर्ष विराम को तोड़ दिया है। अभी ब्रिगेडियर सिसोदिया इस बात को कह रहे थे कि पाकिस्तान पर यकीन नहीं हम कर सकते कि वो कितने दिनों तक संघर्ष विराम को लागू रखेगा, या उस पर आराम से बात करेगा, या उसको एक अच्छी तरीके से उसका पालन करेगा। ये बहुत बड़ी बात है और ये बात हम कर ही रहे थे ब्रिगेडियर सिसोदिया से कि इस बीच ये बड़ी और अहम खबर आ गई है कि पाकिस्तान ने संघर्ष विराम तोड़ दिया है। एक टिप्पणी सीधे ब्रिगेडियर गोविंद सिंह सिसोदिया से, संघर्ष विराम सिसोदिया जी संघर्ष विराम तोड़ दिया है पाकिस्तान ने। ये बाज नहीं आएंगे, आप कुछ भी कर लो। जैसे कुत्ते की दुम है वो सीधी नहीं होगी, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। ये लोग बाज नहीं, जब तक हम इनको इतनी ज्यादा चोट करें कि इनकी दुम ही काट दें, दुम ही काट दें इनकी, हम अंदर तक चले जाएं और फिर वापस ना करें। अब की बार मुझे लगा कि जिस हिसाब से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, अगर हम अंदर जाते हैं तो हम इनको इलाका वापस नहीं करेंगे। जो हम गलतियां कर चुके हैं 65 में, 71 में, वो हम गलतियां नहीं करेंगे। मैं भी इंटरनेशनल प्रेशर के नीचे, अगर आप देखें, जब ये फॉरेन सेक्रेटरी ने अनाउंसमेंट की थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था पता कि वो भी खुश नहीं थे, भारत भी खुश नहीं है, जहां मेरा विचार है। जैसे हम प्रधानमंत्री जी को जानते हैं, वो बड़े स्ट्रांग विल के हैं, एक बार फैसला लेते हैं उस पर कायम रहते हैं जी। और हो सकता है प्रेशर पड़ा, पर वो हमारे प्रधानमंत्री इतनी जल्दी झुकने वाले नहीं है। और शायद उनको भी पता था कि पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। अगर ये नहीं टिका तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और इनके शायद एक स्टेज आएगी कि बाद, अभी तो नहीं लोग अच्छा अफवाह फैला रहे हैं कि कू हो गया, वो नहीं हो सकता, पर कुछ देर बाद वो अपने आप कमजोर पड़ जाएंगे जी। अभी इनको भी जो थोड़ा सा टूटे हैं ना, इनको पूरा तोड़ने की जरूरत है। हम नहीं चाहते कि उनके टुकड़े हो मुल्क के, क्योंकि जितने छोटे छोटे टुकड़े हमारे लिए ठीक नहीं है, पर जो हमारा हिस्सा है उसे हमने वापस लेना है। और इतना खौफ हो जाना है और कर देना चाहिए कि अगर एक भी टेररिस्ट इनकी सपोर्ट से आता है, वो पाकिस्तान के लिए जीना दोबार करते हैं। ये मेरा विचार है। ब्रिगेडियर सिसोदिया ने बहुत अच्छी बात कही कि ये कुत्ते की पूंछ है और उस पूंछ को काट देना पड़ेगा। वह अगर पूंछ आप छोड़ोगे तो फिर मामला बनेगा नहीं, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। और अभी संघर्ष विराम की घोषणा के 3-4 घंटे के अंदर ही, 3 घंटे के अंदर भी जो खबर आ रही है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर
संघर्ष विराम तोड़ दिया है पाकिस्तान की फौजों ने और हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो जवाब दे रही हैं। मौसमी की सचदेवा के तरफ रुख करेंगे, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। मौसमी, इसको किस तरीके से देखा जाए? ट्रंप साहब ने खुद ही एक्स पर पोस्ट करके ऐलान कर दिया कि दोनों राजी हो गए हैं, वो खुद चौधरी बन गए, लेकिन अब स्थिति ये है कि 3 घंटे भी संघर्ष विराम नहीं चला। अब तो ये खबर दैनिक भास्कर ने सबसे पहले ब्रेक की, उसके बाद लगातार पूरा मीडिया इस पर आ गया। देखिए 6:30 बजे करीब मेरे पास ये खबर आई थी कि सीज फायर वायलेट हो चुका था। तब तक 6:30 PM आज तभी हो चुका था ये वायलेट। सेकेंडली, यू कैन नॉट अटैक अ कंट्री विद ड्रोन्स एंड यू आस्क फॉर अ ट्रूस ओवर अ कप ऑफ टी। आई डू नॉट नो, मतलब मुझे तो ये हैरानी हुई जब ये अनाउंसमेंट या डिक्लेरेशन या ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। सेकेंडली, वाई इज डोनाल्ड ट्रम्प मेकिंग अ जोक आउट ऑफ हिमसेल्फ? मुझे यही लग रहा है कि पहले तो वो कहते हैं, अमेरिका कहते हैं इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, फिर आप बीच में क्या अग्रीमेंट हुई है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस था? ये सीज फायर जो है पीस अग्रीमेंट तो था नहीं। एंड उसके बाद आप देखिए, आप ग्लोबल पीस मेकर बनना चाहते हैं खुद को, आप डोमिनेंस लेना चाहते हैं पूरा, लेकिन आप देखिए ना, यूक्रेन और रशिया के बीच में भी डोनाल्ड ट्रंप आए थे मीडिएटर बनने के लिए। क्या वो रशिया को रोक पाए? क्या वो युद्ध रोक पाए? सो आई थिंक इट वाज हिज, और ट्विटर एक्स व्हाट्सएप, ऐसा लग रहा है कि ट्विटर में डिक्लेयर कर दिया कि फोन कॉल्स, ऐसा नहीं होता है। एंड वी नो हिस्ट्री में है। मौसमी, आप ऑडिबल नहीं है, ऑडियो ठीक कीजिए अपना। जी, मौसमी का ऑडियो ठीक किया जाए। मैं हयात उमर को चर्चा में शामिल कर लेता हूं। हयात उमर, मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं। एक तो ये इस पर जो अभी इंटरनेशनल बॉर्डर पर संघर्ष विराम को तोड़ दिया है, और ओवरऑल ये संघर्ष विराम पर आप क्या राय रखते हैं? बेहद निराशाजनक। अब जब युद्ध एक निर्णायक स्थिति में आ रहा था और हम अपर हैंड पर थे, तब हमें संघर्ष विराम के लिए राजी होना, मुझे लगता है कि देश की जनता, सेना, सब में बहुत निराशा होती है। और सबसे बड़ी बात है कि हम उस पाकिस्तान पर भरोसा कर रहे हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वो सुधरने वाला नहीं। बिना पीओके को वापस लिए जी, सीज फायर पर सहमत होना हमारी विदेश नीति की लक्ष्यहीनता को बहुत साफ प्रदर्शित करता है। यह हमारा बहुत स्पष्ट मानना है। आज मैं बहुत इस खबर के बाद से, मतलब हम वो शहीद जो पहलगाम में हो गए और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक तरफा पहले फायरिंग शुरुआत करी, पुंछ में, अखनूर में, आरएसपुरा में, जहां आज भी सीज फायर तोड़ा गया है, यानी कि कश्मीर के हिस्सों में, और उसके बाद वो जैसलमेर तक आ गया, और हम संयम बरतते रहे। और जब हमने सेना के हाथ खोले, सेना ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया, उनके भारी नुकसान पहुंचाया, उनका इंफ्रा को चोट पहुंचाई, तब हम सीज फायर पर सहमत हुए। ये स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ी भूल साबित होगी, बहुत बड़ी भूल साबित होगी। भविष्य में हम इस तरह से आतंकवाद को खत्म नहीं कर सकते। अगर हम ये सोचें कि पाकिस्तान भी बना रहे, अगर हम ये सोचें कि पीओके भी बना रहे और शांति भी बनी रहे, ये एक असंभव बात है। शांति के लिए एक निर्णायक युद्ध बहुत जरूरी है। बिना निर्णायक युद्ध के कोई शांति, स्थायी शांति बन पाना, स्थापित हो पाना मेरी समझ में नामुमकिन। और आज इस मुकाम पर पहुंचने के बाद, जब हम शायद अगले 2 या 4 दिन में हम पीएके को वापस ले लेते, उस स्थिति में जब बलूचिस्तान में भी बड़े पैमाने पर विद्रोह फैल चुका है, उस स्थिति में जब पाकिस्तान की सेना का मॉरल बिल्कुल डाउन है,
उस स्थिति में जब उनके पास एयर डिफेंस के लिए कोई साधन नहीं बचेंगे, उस स्थिति में जब वो इतने सक्षम नहीं है कि वो हमसे 100 किलोमीटर अंदर भी हमारा कोई रॉकेट भेज सके, नुकसान होना तो बहुत बड़ी बात रही। उस स्थिति में हम सीज फायर के लिए मान जाए, भले ही वो पाकिस्तान ने क्यों ना रिक्वेस्ट की हो। क्या पाकिस्तान के रिक्वेस्ट को हम मान लेंगे कि वो गंभीर है सीज फायर के लिए? देखिए 3 घंटे नहीं हुए, अगर वो सीज फायर पे, अपनी बात पे, अपने अतीत पर, अपनी हरकतों पे इतना ही पछतावा उसको होता और वो सीज फायर पर राजी होता तो वो सीज फायर वायलेट ही ना करता 3 घंटे के अंदर। तो हमारी बहुत अदूरदर्शी राजनीति है, विदेश नीति हमारी बहुत बहुत लक्ष्यहीन टाइप की मुझे दिखी जब हमने उस पड़ोसी पे भरोसा कर लिया जो परखा एक और हया साहब, एक और खबर आ गई कि अब ड्रोन अटैक भी शुरू हो गए। जम्मू के अखनूर में ड्रोन अटैक हो गया। अब ड्रोन अटैक भी जैसे रूटीन में चल रहे थे रोज, 3 दिन से ड्रोन अटैक भी हो गया। तो ये रूज नेशन है, हम रूज नेशन पर भरोसा कर रहे हैं और अपनी सेना की सक्षमता पर भरोसा नहीं है। जी, बहुत निराशाजनक हमारे हिसाब से ये सीज फायर का फैसला। जी, मौसमी जी की तरफ रुख करेंगे। मौसमी जी, ये सीज फायर क्या नागरिक और सैनिक दृष्टिकोण से सीमावर्ती इलाकों में जो रहने वाले आम लोग हैं उन पर क्या असर इसका पड़ेगा? क्या सकारात्मक असर पड़ेगा? सैनिकों पर इसका क्या असर हो सकता है? क्या सेना इस युद्ध विराम के दौरान अपनी लॉजिस्टिक और रणनीतिक स्थिति को पुनर्गठित करती है? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण एक प्रश्न है। और क्या युद्ध विराम शांति की दिशा में ये पहला कदम हो सकता है या महज एक स्थायी राहत? क्योंकि अभी ये खबरें आ रही हैं, अभी दोनों देशों की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं है हमारे पास। तो और पाकिस्तान से स्थायी शांति के लिए भारत को क्या शर्तें और प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए? 2-3 बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं, इनका जवाब देखिए। दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस सीज फायर का तो जीरो ट्रांसपेरेंसी था। मुझे कुछ इट हैड सम प्रॉब्लम एंड यूएस वाज प्लेइंग अ बिग गेम एंड जयशंकर जी ने भी बोला था कि सीज फायर है बट आवर लेकिन हमारा जो युद्ध है टेररिज्म के अगेंस्ट में ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसका एंड नहीं हुआ है। टेररिज्म के अगेंस्ट में अभी भी हम वॉर कर रहे हैं और फुल स्केल वॉर कहे तो इट वाज नॉट अ फुल स्केल वॉर। आईबी किसी ने क्रॉस ही नहीं किया था, ये एसिमेट्रिक वॉर चल रहा था। तो सीज फायर का युद्ध का तो वही नहीं हुआ था। सीज फायर वायलेशन करना तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में है, मिसयूज करना, वो करना। तो फिर इट हैड अ बिग क्वेश्चन कि यहाँ पे मुझे पॉलिटिक्स ज्यादा नजर आया रादर देन सीज फायर। बट इंडिया के लिए मुझे नहीं लगता कि कॉम्प्रोमाइज था ये, पता नहीं किस लिए, कैसे। बिग क्वेश्चन। कल IMF ने इतना बड़ा अमाउंट कंसिडर किया, सैंक्शन किया, आज अचानक से। और कल रात जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे कि पूरी रात हमारी बात हुई, पूरी रात आपकी बात हुई, पूरी रात ड्रोन हमला हो रहा था हमारे इलाके में। पाकिस्तान ने हमारे सारे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में अटैक कर रहे थे। तो वायलेशन, आप वहां से बात कर रहे हो, आप पाकिस्तान से यूएस को भीख मांग रहे हो कि सीज फायर करवा दो या रुकवा दो, लेकिन आपका वहां से हमला तो जारी है। सो पाकिस्तान कैन नॉट बी ट्रस्टेड, इवन अमेरिका कैन नॉट बी ट्रस्टेड। एंड मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चाइना इज आल्सो प्लेइंग अ बिग गेम बिहाइंड, लाइक इन द शैडो ऑफ चाइना। क्योंकि मैं मौसमी जी, मैं लगातार पहले दिन से, जिस दिन से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ उस दिन से अमेरिका के रुख को लेकर, मेरे मन में अमेरिका के रुख को लेकर संशय लगातार था। और मैंने हयात साहब और आपसे कई बार जब मुखातिब हुआ इस कार्यक्रम में अपने प्राइम टाइम में, तो मैंने इस बात को बार बार अमेरिका को लेकर सवाल उठाया कि अमेरिका का पल पल रुख बदलता रहता है। और एक भारत ने बहुत ईमानदारी के साथ में सीज फायर को माना, लेकिन 3 घंटे भी सीज फायर नहीं चला। इसके क्या रणनीतिक मायने होंगे, हमें क्या कदम उठाने होंगे, ये बहुत सारे सवालात हैं। एक ब्रेक पर जा रहे हैं। युद्ध विराम के ऐलान के बाद और लागू हो जाने के बाद आज शाम 5 बजे से युद्ध विराम लागू हो गया दोनों देशों के बीच अमेरिका के इंटरवेंशन के बाद। लेकिन ये 3 घंटे भी कायम नहीं रह सका और जो सीमावर्ती इलाका है कश्मीर का, वहाँ पर लगातार पाकिस्तानी फौजों ने फायरिंग शुरू कर दी, संघर्ष विराम का उल्लंघन कर दिया है। हमारी फौजों और अर्धसैनिक बल उन्हें लगातार BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उन्हें जवाब दे रहे हैं। अब इसको लेकर जो एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, मुझे लगता है तीनों एक्सपर्ट खुश नहीं हैं। वो ये तो कह रहे हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं
और अंतर्राष्ट्रीय दबाव शब्द का इस्तेमाल ना करें तो ये कहें कि भाई ऑनर करना होता है किसी को। हो सकता है हम अमेरिका की बात का ऑनर कर रहे हों और हमारे प्रधानमंत्री ने उनकी बात का ऑनर किया कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के जो ये संघर्ष विराम भारत के साथ उसका कितना ऑनर किया, ये बड़ा सवाल है। ब्रिगेडियर गोविंद सिंह एक सैन्य एक्सपर्ट हैं, योद्धा रहे हैं, उनकी तरफ मैं रुख करता हूँ। ब्रिगेडियर, इस पूरे संघर्ष विराम को तोड़ने के बाद भारत की अगली रणनीति क्या होना चाहिए? क्या इसका सैन्य जवाब एक हल है या फिर कूटनीतिक कोई जवाब या अलगाव होना चाहिए? क्या भारत को क्लियर पॉलिसी यानी तयशुदा प्रतिक्रिया का ढांचा बनाना चाहिए? ब्रिगेडियर सिसोदिया। ये अगर तो ये युद्ध विराम पाकिस्तान की तरफ से तोड़ा गया है तो पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेजियस पोजीशन में है। इसमें अमेरिका की बड़ी फजीहत होगी कि भी इन्होंने हमारे से पहले अनाउंस कर दिया, इंडिया और पाकिस्तान ने अनाउंस नहीं किया था, उन्होंने पहले ही ट्विटर पे अनाउंस कर दिया कि इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को एग्री कर दिया है। अगर पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है तो इसका एविडेंस बहुत इजीली मिल जाएगा। आजकल कोई चीज छुपी नहीं रहती। तो अमेरिका इसके खिलाफ होगा, अमेरिका ही नहीं होगा, जिन कंट्री ने इसको बेल आउट किया पाकिस्तान को, ये सारे यूरोपियन कंट्रीज ने, उन्होंने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बोला होगा कि भी ये पैसा हम आपको नहीं दे सकते, तो आपका भरोसा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं पहला भरोसा आपसे करिए, सीज फायर करेंगे हम। तो उन्होंने अपनी इमेज बनाने की कोशिश की, जो 3 घंटे में भी उनकी इमेज बिल्कुल टूट गई। अगर ये है तो वो बुरे समय के लिए है, नंबर 1। नंबर 2, अब जो हिंदुस्तान ने थोड़ा सा पॉज किया था, कुछ घंटे का पॉज किया था, अब वो पॉज खत्म हो गया है क्योंकि उनके ड्रोन आने शुरू हो गए हैं। अखनूर में, उदयपुर में भी उनके ड्रोन देखे गए, फायरिंग बॉर्डर पे हो रही है, गन्स चल रही हैं। तो अब ये युद्ध विराम नहीं होल्ड करेगा। ये अब जाओ थोड़ी देर की, कहते हैं टी ब्रेक लिया, आपकी कॉमर्शियल ब्रेक थी, ये कॉमर्शियल ब्रेक थी पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी, जो IMF से पैसा लेना था उसकी कॉमर्शियल ब्रेक थी। उनकी कॉमर्शियल ब्रेक अब खत्म हो चुकी है और ये कल सुबह, आज रात का आखिरी समय है कि जो फैसला होगा कि युद्ध विराम टिकेगा नहीं टिकेगा, वरना कल फर्स्ट लाइट से आप समझ लीजिए ऑल आउट वॉर स्टार्ट हो जाएगा। हमला, हिंदुस्तान के बहुत जबरदस्त हमले होंगे और मैं हैरान नहीं होऊंगा कि अगले कुछ दिनों में इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से होगा जी। वो वहां से अंदर निकलने की कोशिश करें। जब उनको लगा हवाई नहीं हो रहा, नेवी भी वीक है, चलो जमीनी हमला करते हैं, तो वो जमीनी हमला करने की कोशिश पाकिस्तान बार बार जमीनी हमले में भारत को उलझाना चाहता है। उसकी कोशिशें हम देख रहे हैं 3-4 दिनों से लगातार, वो जमीनी हमलों में भारत को उलझाना चाहता है। ये तो कर रहा है वो। ब्रिगेडियर, इस वक्त की एक और बड़ी और अहम खबर है श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर का इलाका है, श्रीनगर में 7 से 8 धमाके सुनने में आए हैं। करारा जवाब देने के लिए भारतीय फौजों को कहा गया है, सुरक्षा एजेंसियों को कहा गया है। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, व्हाट इज द हेल, ये क्या हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले उमर साहब ने प्रतिक्रिया दी थी कि शायद ये हम लोग पहले सोच लेते, पाकिस्तान पहले सोच लेता, ये हरकत नहीं करता, तमाम जान और माल का नुकसान नहीं होता। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा कम से कम सद्बुद्धि आई। लेकिन अभी अभी उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट किया कि व्हाट इज़ द हेल, ये क्या हो रहा है। तो ये अचानक, क्या ये कोई खिलवाड़ है? संघर्ष विराम क्या कोई खिलवाड़ है? अभी इस कार्यक्रम के शुरुआत में है रक्षा विशेषज्ञ PK सहगल से मैं यही सवाल कर रहा था कि अगर पाकिस्तान संघर्ष विराम तोड़ता है तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, पहला कदम क्या होना चाहिए। तो सहगल साहब बिल्कुल मुतमईन थे कि ऐसा नहीं होगा और हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम अपने मुताबिक आतंकवाद की जो हमारी लड़ाई है उसको हम कायम रखेंगे। लेकिन चीज़ें बिल्कुल अलग हैं और श्रीनगर में धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं, इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। 7 से 8 धमाके हैं। रोज़ का रूटीन, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान रोज़ पाकिस्तान इस तरह की हरकत करता रहा है, वैसे ही हरकतें फिर से शुरू हो गई हैं। इस संघर्ष विराम के मायने क्या हैं? क्या इससे अमेरिका सहज रहेगा? क्योंकि अमेरिका चौधरी है और चौधरी बनकर भारत और पाकिस्तान के ऐलान से पहले उसने ट्विटर पे ऐलान कर दिया, कोई सलाह नहीं दी, ऐलान कर दिया। इस संघर्ष विराम का ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया, तो क्या ये सीधे सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति का डिसऑनर है? ये बहुत सारे सवाल हैं।
हयात उमर साहब एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, सैन्य जो व्यवस्था है उसके अच्छे खासे जानकार हैं। हयात साहब, संघर्ष विराम टूटने के बाद इसे हम किस तरीके से देखें, और ये तो अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। मुझे लगता नहीं है कि संघर्ष विराम टिक पाएगा। जो स्थिति बन रही है उससे संघर्ष विराम का टिकना बहुत मुश्किल लग रहा है, और सेना को मजबूर किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है कि वो दोबारा घर में घुस के मारे, और इसके बिना पाकिस्तान का कोई दूसरा इलाज नहीं। बहुत स्पष्ट है कि जब तक कि पाकिस्तान, मैं आपको रोक रहा हूं एक बार फिर से माफी के साथ में। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक, इस वक्त की अहम और बड़ी खबर। एक और अहम खबर, जैसलमेर और बाड़मेर में पाकिस्तान के ड्रोन अटैक हुए हैं। इसका मतलब कि पूरा जो संघर्ष विराम, युद्ध विराम छिन्न भिन्न हो गया। जम्मू के कटरा में पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया है, तो इसका मतलब वही जो रोज की स्थिति, पाकिस्तान की धोखेबाजी एक बार फिर से सामने आई है। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, व्हाट इज़ द हेल। और इसके बाद उन्होंने कहा कि पूरे श्रीनगर में वो खुद धमाकों की आवाज़ सुन रहे हैं। ये कैसा संघर्ष विराम है, ये कैसा युद्ध विराम है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने ये सवाल किया है, ये कैसा संघर्ष विराम है। जम्मू, कटरा, वैष्णो देवी के आसपास अटैक हो रहे हैं, ड्रोन अटैक हो रहे हैं, धमाके सुनाई दे रहे हैं। राजस्थान की जो सीमा है पाकिस्तान से लगी, वहाँ पर ड्रोन अटैक, पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया है। तो कुल मिलाकर ये सवाल बहुत अहम बन जाता है हयात उमर साहब कि ये क्या ट्रंप की प्रतिष्ठा को चुनौती है, इसे कैसे हम देखें। अनम्यूट करिए हयात साहब। मुझे ट्रंप की प्रतिष्ठा की चिंता नहीं जी, मुझे चिंता है अपने देश के प्रतिष्ठा की, अपने देश के लोगों के मान सम्मान की, अपने देश के लोगों के सुरक्षा की, अपने सरकार के सम्मान की, अपने सेना के गौरव की। और जिस तरह से चीजें हो रही हैं वो अच्छी दिशा में नहीं जा रही। अगर हमने पाकिस्तान सेना को ये छूट दे दी थी, खुले हाथ खोल दिए थे कि वो जैसे चाहे वैसे उचित जवाब दे, तो फिर हमें दोबारा इस पर पुनर्विचार करना चाहिए था कि क्या वो स्थिति आ गई है कि जब हम सीजफायर की रिक्वेस्ट को मान लें। ये बहुत हड़बड़ी में हयात साहब एक विजुअल दिखा देते हैं दर्शकों को ड्रोन अटैक का। वो जो सबूत अभी बात हो रही थी कि बड़े गोविंद सिंह साहब कह रहे थे कि आजकल तो बड़े आसानी से सबूत मिल जाते हैं। मुझे लगता है खोजने की भी जरूरत नहीं। देखिए आकाश में किस तरीके से ये ड्रोन उड़ रहे हैं और धमाके कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी ड्रोन है। जरा एम्बियंस उठाया जाए और धमाकों की आवाज़। ये पाकिस्तानी ड्रोन है जो फायर किए गए हैं भारतीय सीमा में। ये बाड़मेर जैसलमेर का इलाका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं के न्यूज़ पर। धमाकों से दहल गया है बाड़मेर, जैसलमेर और पूरा जो पाकिस्तान से सटा इलाका। और महत्वपूर्ण बात यह है कि बाड़मेर जैसलमेर जो ये है, ये मिलिट्री बेस है, मजबूत मिलिट्री बेस है, ऐसा कहा जाता है। तो बाकायदे पाकिस्तान ने जानबूझकर हमारे जो सैन्य ठिकानों पर उनको निशाना बनाकर अटैक किया है, ड्रोन अटैक किया है। हयात साहब ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? ये वही कह रही हैं जो अभी हमारे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। और फाइनल कंक्लूजन बिना पीएके को वापस लिए, बिना पाकिस्तान के दो टुकड़े करे नहीं निकलेगा। जब तक हम उसकी कमर पर वार नहीं करेंगे, उसकी कमर नहीं तोड़ेंगे, अगर हम केवल हाथ मरोड़ने को समझेंगे कि हाथ मरोड़ दिया और वो पाकिस्तान अब ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं। हमें एक निर्णायक युद्ध, और इससे अच्छा मौका अब दोबारा नहीं मिलना है। अभी भी मौका है। हम सेना को फुल प्लेज
निर्णायक युद्ध के लिए आदेश दें, और तब तक अब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव आए, किसी भी तरह का अंतर्राष्ट्रीय दबाव आए, हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक कि इस्लामाबाद पर तिरंगा ना फहरा दिया जाए। जी, बहुत बड़ी बात। ब्रिगेडियर साहब, हयात साहब कह रहे हैं कि इसका इलाज सिर्फ वही है जो आप लोग फौज की भाषा में कहते हैं कि क्रश कर दो, और वो कह रहे हैं कि बिना युद्ध के शांति आती नहीं है। ये हयात उमर साहब मिलिट्री साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, उसके शिक्षक भी हैं और पत्रकार भी हैं, तो वो बता रहे हैं कि भाई बिना, ये सिद्धांत है मिलिट्री का कि बिना युद्ध के शांति आती नहीं है। कुछ और ड्रोन्स दिखे हैं तमाम इलाकों में, वो हमारे सहयोगी बता रहे हैं। जी देखिए, अभी एम जो है शिफ्ट होता नजर आ रहा है। पहले हमारा एम था टेरर के खिलाफ, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्रेक करना। जी। आज जो सीज फायर वायलेशन है, एम यहां से शिफ्ट हो रहा है पाकिस्तान को तोड़ना तो मैं नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान के पास जो हमारे हिस्से हैं उन्हें हमने वापस लेना है और उन्हें हमें वीक करना है, क्योंकि एम अब शिफ्ट हो जाएगा। अगर उन्होंने सीज फायर तोड़ दिया है और वो कल्प्रिट है, हिंदुस्तान ज्यादा स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी मॉरल सपोर्ट ही नहीं देगी, इक्विपमेंट सपोर्ट भी देगी, क्योंकि उनकी अपनी फजीहत हुई है। तो ये कल सुबह, अभी आज रात का वक्त है, काफी डिप्लोमेसी चलेगी, बहुत कुछ चलेगा जी। कल के दिन में ये फैसला हो जाएगा कि अब पाकिस्तान की क्या हालत होने वाली है। ब्रिगेडियर साहब, एक सैन्य अधिकारी, एक सैनिक के नाते अगर देखें तो हम क्या इस पोजीशन पे तो हम बहुत मजबूती की स्थिति में, जैसा सारे लोग इस बात को कहते हैं, तो फिर हमें हिचक क्यों, हम क्यों हिचकें? कोई कारण है इसका? नहीं, देखिए, वो जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आप डिप्लोमेसी में आइसोलेट नहीं होना चाहते, इंडिया आइसोलेट नहीं होना चाहता, तो कुछ ना कुछ बातें माननी पड़ती है, कुछ आप अपनी बातों पे अड़ सकते हैं। ये पार्ट इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का पार्ट हो सकता है कि भाई ये उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की होगी, हम सबको मना नहीं करते, पर हमने बोल दिया क्लियर कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड रहेगी, हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम बातचीत नहीं करेंगे, सिर्फ फायरिंग को होल्ड कर देंगे। शायद इस बात पे हम एग्री करेंगे होंगे, फायरिंग होल्ड करने के लिए तो वो दोस्तों के लिए कुछ के लिए करना पड़ता है, कुछ बातें माननी पड़ती है, तो हमने शायद उस बेस पे अच्छा, इस तरीके ब्रिगेडियर साहब इस तरीके के दबाव 71 में भी पड़े होंगे जब हमने बांग्लादेश को अलग किया था। देखिए, उस समय दबाव भी पड़े थे, पर हम भी थोड़े दबाव में आए थे जब हमने वेस्टर्न फ्रंट नहीं खोला था। हम एक में बड़े क्लियर थे, जैसे हम बड़े क्लियर है, हमने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की है, ट्रेड नहीं करना है, बातचीत नहीं करनी है, बड़े क्लियर है वो, उस पर हम मेंटेन है। तो उस पे उस दबाव को नहीं मानेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी को चलने दीजिए, हम नहीं मानेंगे, हम बातचीत के लिए नहीं मानेंगे कि थर्ड कंट्री। लेकिन अब बात तो आउटकम पर होगी ब्रिगेडियर साहब, बात तो आउटकम पर होगी कि आउटकम क्या है इसका? आउटकम तो भाई 71 को हम इसलिए याद करते हैं कि हमने एक देश बना दिया, 92, 93, 95 हजार सैनिक सरेंडर करा दिए, दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर, आउटकम यही हुआ। ठीक है, ये इसका पीओके का काफी सा हिस्सा हमारे पास आ जाएगा और अब की बार हम वापस नहीं देने वाले हैं। जी जी, हयात साहब। अच्छा जी, मैं आपसे इजाजत लूंगा, मुझे कहीं निकलना जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर गोविंद सिंह सिसोदिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत सारी बातें उन्होंने रखी। हयात साहब, ये जो अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि नहीं हमने कोई जो हम संधि हमने की है, अभी फिलहाल जो हमने संघर्ष विराम किया, संधि नहीं संघर्ष विराम, तो उसमें कोई संधि और सारी चीज़ों को हमने कहीं कोई मतलब उसकी कीमत पे हमने कुछ नहीं किया है। हम अपने मोर्चे पर डटे हैं, केवल फायरिंग बंद हुई तो फायरिंग के बाद क्या, जैसे भारत का एक रवैया रहा कि भाई आतंकवाद और बातचीत दोनों हो नहीं सकती, तो हमने ये क्यों रोका? जाहिर सी बात है बातचीत होगी क्या? देखिए, संघर्ष विराम बातचीत का पहला स्टेप होता। अगर हम वार्ता की टेबल पे आना चाहते तभी तो संघर्ष विराम करते हैं जी। यथास्थिति के लिए संघर्ष विराम नहीं होता है ना, और यथास्थिति के लिए भी हम संघर्ष विराम पर तब मानते हैं जब हमें एज मिली होती है। अगर हमने जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो गुलाम कश्मीर है, उसको वापस ले लिया होता और तब पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट आती जी कि संघर्ष विराम किया जाए, तब हम उसको स्वीकारते, तो हमारे पास एक एडवांटेज था कि अब हमारे पास एक एडवांटेज है और
जो आतंकी गतिविधियां जो मुख्यतः पीओके से होती हैं उन पर अब रोक लग जाएगी। लेकिन वैसी स्थिति तो है नहीं। ऐसे में केवल डोनाल्ड ट्रंप जी के रिक्वेस्ट पर, अमेरिकी राष्ट्रपति की मध्यस्थता पर, रिक्वेस्ट पर हम सीज फायर के लिए एग्री कर जाए, ये तो पाकिस्तान के लिए एडवांटेज की चीज होगी ना। उसको मौका मिल गया है जी, उसको संभलने का, उसको अपनी फिर से संसाधन जुटाने का, फिर से अपनी चीजों को एनालिसिस करने का, पूरी सिचुएशन ये को बात समझने आम का। आदमी कह रहा है, ये बात आम आदमी कह रहा है। अभी आपके आने से पहले ये सवाल पीके सहगल साहब से हमारे न्यूज रूम के कई साथियों ने कहा कि आप पूछिए उनसे कि क्या 3-4 दिन वो आराम से रहेगा, उसको हमारी तरफ से रिलीफ मिल जाएगा, उसके बाद फिर जुटाएगा गोला बारूद और फिर संघर्ष करेगा। ये बात कही रहे थे, उसी वक्त ये खबरें आ गई जी। तो आप ये उम्मीद करेंगे कि हम सीज फायर करेंगे, उसके बाद फिर हम बातचीत भी नहीं करेंगे और फिर हम शांति समझौता भी नहीं करेंगे, तो ये तो बड़ा हास्यास्पद है। फिर सीज फायर किस लिए? या तो आप इस बात के लिए अपने मन मस्तिष्क से कहीं ना कहीं पीछे तैयार हो रहे हैं कि ठीक है, अगर पाकिस्तान से बातचीत होगी तो बातचीत टेबल पे जाएंगे, वार्ता की उसमें जाएंगे। अगर आप वार्ता के लिए नहीं जाने राजी हैं कि हम आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकता है, अगर आप इस पे सहमत नहीं हैं, तो फिर आपको सीज फायर करके राजी होने का कोई अर्थ ही नहीं बनता। और तब जबकि हमारी सेना का मॉरल इतना हाई हो, तबकि विपक्ष का पूरा समर्थन हो, जबकि पूरी देश की जनता 140 करोड़ एकजुट हो जी, तब हमने सीज फायर को रोका। ये देश की जनता के लिए बहुत निराशाजनक। जी जी, 2-3 खबरें बड़ी महत्वपूर्ण आ रही हैं। हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि बाड़मेर में पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया गया। स्क्रीन पर है, पोखरन में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है। तो ड्रोन अटैक पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से लेके राजस्थान तक, बाड़मेर तक ड्रोन अटैक किए हैं। अब आगे अभी तक हमें सहयोगियों से कहूँगा कि कम से कम उन चीज़ों पर नज़र बनाए रखें और देखें कि क्या दोनों देशों की तरफ से कोई आधिकारिक बातचीत हुई है इस पर, संघर्ष विराम टूटने पर क्या कोई बात कही गई है, क्या कोई एतराज़ जताया गया, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा देखना। अमेरिका की तरफ से भी कोई इस तरह में इसमें कोई बयान आया है क्या? ये 3-4 चीज़ें बहुत नज़र रखने वाली हैं। हयात उमर साहब, अब जिस हिसाब से हम लोग देख रहे थे कि हमारी जो मिलिट्री है वो चाहे थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, बड़ी मतलब अपर पोजीशन पे थी और हम जिस तरीके से टारगेट हम हिट कर रहे थे। अभी ब्रिगेडियर सिसोदिया ने भी बताया, उससे पहले सहगल साहब ने भी इस बात को कहा कि हम मतलब हमारी जो स्ट्राइक रेट 99% है कि हमने अगर 100 फायर किए तो 99 हमारे टारगेट में लगे हैं। तो इतने बढ़िया स्ट्राइक रेट और सारी चीज़ों को लेकर तो जाहिर सी बात है कि हम अपर पोजीशन में हैं। और ये भी खबर आ रही थी कि बलूच आर्मी ने 3 शहरों पे कब्जा कर लिया है। तो ये पाकिस्तान को एक तरीके से सबक सिखाने का ये एक तरीके से स्वर्णिम अवसर है। बिल्कुल, ये इससे अच्छा मौका, ये 71 की वार के बाद ये एक बेहतरीन मौका था, क्योंकि कारगिल युद्ध एक सीमित क्षेत्र में था, एक सीमित मोर्चे पे खुला हुआ था। वो पूरे कश्मीर से लेकर के राजस्थान और भुज तक पूरा मोर्चा नहीं खुला हुआ था। लेकिन 71 के वार के बाद ये पूरा एक मौका था जबकि हमारा पूरा वेस्टर्न फ्रंट ओपन था और हम उस वेस्टर्न फ्रंट पर अपर हैंड लिए हुए थे, अपने हायर पोजीशन में थे। वेस्टर्न फ्रंट तो 71 में भी नहीं खुला था जैसा ये बता रहे हैं। जी, तो तब भी वेस्टर्न, लेकिन इस जगह वेस्टर्न फ्रंट खुला होता और इससे अच्छा मौका हमारे हाथ अब जल्दी नहीं लगने वाला है। अभी भी मौका है हम सेना को पूरी तौर पे आदेश दें कि अब आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक कि लाहौर पे, इस्लामाबाद पे तिरंगा ना फहर जाए। वापस पीओके को, वापस कश्मीर का अभिन्न अंग, देश की अखंडता को बरकरार रखते हुए जो हमारा कश्मीर का जो नक्शा है उसको वापस उसी तरह से रिस्टोर ना कर लिया जाए, तब तक हमें नहीं रुकना है। हमारा तो यहाँ तक एक कहना है कि वापस पाकिस्तान को 2 टुकड़े में, 3 टुकड़े में करना चाहिए। बलूचिस्तान एक हिस्सा अलग होना चाहिए, जो पीओके हमारे पास वापस आना चाहिए और जो ट्राइबल हिस्सा है वो वापस अफगानिस्तान में जाना चाहिए। जो शेष रह जाएगा वो पाकिस्तान किसी लायक नहीं रह जाएगा, किसी कार्य का नहीं होगा, वो आप उसका कुछ भी कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर युद्ध नीति में संयम काम नहीं करता है। युद्ध नीति में हमारी तैयारी काम करती है, हमारी रणनीति काम करती है।
हमारे पास क्या संसाधन है वो काम करते हो। और इन सब मामलों में हम बहुत अपर हैंड लिए हुए थे, अभी भी लिए हुए हैं। ऐसे में जब पाकिस्तान ने दोबारा संघर्ष विराम तोड़ दिया है, जी, अब हमें अब किसी की नहीं सुननी चाहिए, किसी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की। बिल्कुल इजराइल की तरफ, जैसे इजराइल ने किसी को नहीं सुना, कितनी भी उसके ऊपर दबाव पड़ा संघर्ष विराम के लिए, लेकिन वो जान रहा था कि अगर इस बार उसने हमास को छोड़ दिया तो हमेशा के लिए फिर वो नुकसान हमास से उठाने के लिए तैयार है। जी, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, एक रणनीति के तौर पर, एक युद्ध नीति के तौर पर हमें अब पाकिस्तान को अंतिम छोर तक नहीं छोड़ना है। जी। तो अंतिम छोर तक हमें पाकिस्तान को नहीं छोड़ना है, ये अपने आप में एक बड़ी बात कही हयात साहब ने। लेकिन ये भी बहुत एक तरीके से रणनीतिक तरीके से हयात उमर ने इस बात को जिक्र किया यहाँ पर कि हमें पाकिस्तान को किस तरीके से देखना होगा सैन्य, और जब तक हम लाहौर और इस्लामाबाद पर तिरंगा न फहरा लें, पीओके को अंदर न कर लें अपने, तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। और ये शक्ति है भारत की सेनाओं में, भारत के लोगों में, ये विल पावर है, यहाँ का नेतृत्व भी इस विल पावर का है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों को करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और अब किसी के इंटरवेंशन का भी अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारत ने ऑनर किया, डोनाल्ड ट्रंप की बात का ऑनर किया और उसने अपनी तरफ से फायरिंग बंद कर दी। लेकिन ये डिसऑनर पाकिस्तान की तरफ से आया, तो मुझे नहीं लगता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी भारत से कुछ कहने की स्थिति में होगा। हयात साहब। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान वैसे भी कूटनीतिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तो अलग थलग पड़ चुका था। एक अमेरिका का ही उसे थोड़ा सा, और चीन का ही थोड़ा सहारा है। चीन इस मामले में बिल्कुल खामोशी अख्तियार के रहा पूरे उसमें, उसने कहीं पर भी किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़े हो दिखने की कहीं की कोशिश नहीं करी। तुर्की ने जरूर हथियार भी दिया और समर्थन भी दिया, लेकिन चीन इस मामले में बिल्कुल न्यूट्रल है, क्योंकि उसके अपने व्यापारिक हित पहले प्रमुख हैं। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले में पहल करी और पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर ही, मुझे लगता है शायद यही होगा, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे ही भारत से बातचीत की और भारत को सीजफायर के लिए राजी किया, और उसके बाद सब पाकिस्तान ने अपनी ही बात फायर करो ना गलत ठहराते हुए, डोनाल्ड ट्रंप की बात को गलत ठहराते हुए 4 घंटे के अंदर सीजफायर तोड़ दिया। अब मुझे लगता नहीं कि कोई किसी की स्थिति ऐसी रह गई है जो पाकिस्तान की गारंटी ले सकता। जी। एक इस वक्त की एक और बहुत बड़ी अहम खबर आ रही है, कुछ मीडिया चैनलों ने इस खबर को ब्रेक किया है अभी। ये कहा जा रहा है कि जो आर्मी है, यानी कि आसिम मुनीर और उनकी आर्मी शहबाज शरीफ की नहीं मान रही है, इसीलिए सीज फायर टूटा। अब इसको हम किस तरीके से देखें भाई? पाकिस्तान के जो जनरल हैं उनसे तो विदेश मंत्री ने बात की थी सुबह, उसके बाद सारे लोगों से बातचीत करके ये हुआ है। तो अब ये क्या नया पंगा है हयात साहब? पाकिस्तान सदैव से ही लोकतंत्र में उसकी स्थिति है, वहां पे लोकतंत्र की स्थिति बेहद कमजोर रही है, और राजनीतिक दल और सरकारें हमेशा से सेना की कठपुतली रही जी। सेना वहां पे अपर हैंड लेती रही है, बड़े सारे फैसले सेना ही लेती है। और ये सीज फायर का फैसला, इसमें कहीं ना कहीं इसका मतलब लग रहा है कि सीज फायर का फैसला बिना पाकिस्तान की सेना को विश्वास में लिए सरकार ने लिया, जिसका खामियाजा अब पाकिस्तान की सरकार को ही भुगतना होगा। पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अमेरिका के राष्ट्रपति की भी वो स्थिति नहीं रह जाएगी जो उनकी भारी एक होता ना कि बात में वजन होना, वो नहीं रह जाएगा। और भारत को भी एक सबक मिल गया है कि हमें किससे, अगर हमें मान लिया सीज फायर की ही बातचीत करनी है तो पाकिस्तान में सरकार से बातचीत करनी है, सेना से बातचीत करनी है। अंतिम फैसला वहां पे सेना ही लेगी, ये चीज बिल्कुल साफ बात नहीं हयात साहब, वहां के पाकिस्तान के डीजीएमओ के फोन पर जो खबरें हम लोग को मिली, अब पता नहीं अंदर क्या स्थिति है, लेकिन हम लोग को जो खबरें मिली कि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ जो उनके हैं मिलिट्री ऑपरेशंस, हाँ मिलिट्री वो हैं, उन लोगों ने, उन्होंने भारत के हमारे जो अपने काउंटर पार्ट को फोन किया डीजीएमओ ने, और उसके बाद ये अनाउंसमेंट हुआ। तो ये कैसे मानने वाली बात है कि सेना को नहीं पता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये बात इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये खबर हमको पीटीआई से आई थी जी।
हमारी सरकार ने बताया कि हमारे उनके डीजीएमओ ने सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट की, जिसको हमारे डीजीएमओ ने स्वीकार कर लिया। जी, अनकंडीशनल सीज फायर की रिक्वेस्ट की गई थी, जिसको हम लोगों ने अनकंडीशनली स्वीकार कर लिया। अब लेकिन इससे ठीक पहले जब ये ट्वीट आया है पीटीआई की तरफ से, उससे ठीक 15 मिनट पहले ट्रंप इस बात की घोषणा कर चुके थे। हमारे लिए ये बड़े अचंभे की बात थी कि हमारे अपने सरकार की तरफ से घोषणा होने से पहले एक विदेशी सरकार, एक बाहरी व्यक्ति, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, वो सीज फायर के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में अनाउंस कर रहा है, और हमको बाद में पता चल रहा है अपनी सरकार से, बाद में आ रहा है कि साहब उनके डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट की थी। तो क्या हमारी सरकार ने पहले हमको विश्वास में लेने से पहले, विपक्ष को विश्वास में लेने से पहले, जनता को विश्वास में लेने से पहले, क्या अमेरिका को विश्वास में लेना ठीक समझा था? हाँ, मतलब विदेश मंत्री की आज कई राउंड बात हुई, वहाँ के जो अपने उनके काउंटर पार्ट हैं, उसके बाद ये खबर आई कि आसिम मुनीर और अमेरिका के विदेश मंत्री से बात हुई, क्योंकि पाकिस्तान का नेतृत्व इस लायक नहीं है। इस तरह की खबरें मीडिया में आई, और उसके बाद फिर शाम होते होते, जैसा कि आपने कहा, अगर उस एक्स पोस्ट को आप पढ़िए डोनाल्ड ट्रंप के, तो बहुत अथॉरिटी के साथ में वो कह रहे हैं, और बाद में बधाई भी दे रहे हैं कि दोनों लोग, जैसे कि दो लोग लड़ते हैं और कोई बड़ा दादा चौधरी आता है, कहता चलो हाथ मिलाओ, बहुत बहुत बधाई तुम्हें, चलो सब ठीक है। इस तरह वाला मसला कुछ उसमें दिखा, जो भाषा उसकी दिख रही है। देखिए, ट्रंप एक बहुत ही मतलब उन्होंने अब तक जितने भी फैसले लिए और जिस तरह की घोषणाएं करी है, वो कहीं ना कहीं बहुत परिपक्वता उनके अंदर दिखती है। चाहे वो रेसिप्रोकल टैरिफ थोपने की बात हो, चाहे वो यूक्रेन और रूस के बीच में शांति समझौता करवाने की बात हो, मुझे लगता है कि वो हर बार वो एक कदम आगे बढ़ते हैं और 2 कदम पीछे घसीटते हैं। जी। और उनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय जगत में धीरे धीरे उनकी जो अमेरिका की चौधराहट वाली स्थिति थी, अब वो नहीं रह गई है, अब वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। हमको भी इस बात को समझना चाहिए कि अब अमेरिका चौधरी नहीं रह गया है। अब ये यूनिपोलर वर्ल्ड, पहले बाइपोलर था, फिर बाइपोलर से यूनिपोलर हुआ, अब ये यूनिपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड है। और भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने आप में एक मजबूत स्थिति है, खास करके दक्षिण एशिया में। दक्षिण एशिया में हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। हमारे बराबर हम दक्षिण एशिया में वही हैसियत रखते हैं जो उत्तरी गोलार्ध में अमेरिका या रूस रखते हैं। अभी है साहब, अभी जो डिफेंस एक्सपर्ट थे सहगल साहब, उनसे बात हो रही थी इसी कार्यक्रम में, तो वो कह रहे थे कि अगर साजो सामान और उसकी दृष्टिकोण से देखिए तो हम चीन से भी ज़्यादा मजबूत स्थिति में हैं। मैंने उनसे दोबारा सवाल किया कि आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ, चीन का जो सामान है, विमान हैं, तोपें हैं, उनका जो एयर सिक्योरिटी सिस्टम है, उसकी भी टेस्टिंग हो गई इसमें, और वो असफल रहा। जैसे चाइनीज़ मोबाइल के बारे में कहा जाता है कि चाइनीज़ है, तो वही वाली स्थिति इनकी भी हो गई। चाहे वो JF-17 विमान रहा हो, चाहे JF-10 विमान रहा हो, चाहे उनके मध्यम दूरी की मिसाइलें रही हो, चाहे ड्रोन रहे हो, वो सब के सब इस पूरे युद्ध में जो एक तरह की टेस्टिंग हुई थी, प्रयोग हुआ था, उसमें पूरी तरह से असफल साबित हुई। और इसकी वजह से उनको एक बड़ा गहरा धक्का भी लगा है जी। अंतर्राष्ट्रीय हथियारों बाजार की, जो हथियारों का जो बाजार है, उसमें चीन की साख को, क्योंकि अभी तक जो चीन ने औरा बना रखा था कि हम टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गए हैं, खास करके डिफेंस टेक्नोलॉजी में, उसकी कहीं पे वास्तविक ग्राउंड पर टेस्टिंग नहीं हुई थी। ये पहला मौका था जब भारत पाक संघर्ष में उन हथियारों की वास्तविक ग्राउंड पर टेस्टिंग हुई, और जो रिजल्ट आया उसमें वो 80% तक फेल्योर रहे। हाँ, और एक बात और इस बात को लेकर और को है साहब, जो रूस का S-400 डिफेंस सिस्टम जो हमने ले रखा है, या चाहे वह आकाश मिसाइल हो, चाहे नागास्त्र हो, उसके खिलाफ वो कामयाब रहेंगे। तो ऐसे में चीन को के लिए ये बड़ा सेटबैक है, वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए बड़ा सेटबैक है। और एक सस्ता हथियार, कोई भी देश सस्ता हथियार सिर्फ इसलिए लेता है कि उसको दिखाने के लिए रखना है। अगर मौके पे हमारी बंदूक दांव दे जाए और हमारे पास वो सस्ती रहेंगी, तो किस काम के लिए जमाए, वो जान ही ना बचा पाए। हयात साहब, एक और बात आ रही निकल कर, हयात साहब एक बहुत और निकल कर आ रही। अब बहुत सारे लोग इसको कहने लगे, तमाम डिफेंस एक्सपर्ट भी इस बात को कह रहे हैं कि चीन ने बहुत लंबे समय से कोई युद्ध लड़ा नहीं है, तो अब उसके जो अपने हथियार हैं
वो उसके लिए भी कितने ट्रस्टेड और ट्रस्टेड हैं, ये भी एक बड़ा सवाल जी है। जी जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अब जो चीन का जो हौवा बना हुआ था, हमें लगता है वो हौवा भी टूट जाना चाहिए। अब चीन ने भले ही जितना अपना खड़ा कर रखा है कि हमारी इतनी सेना है, और हम ये देख चुके हैं इससे पहले गलवान में भी जब हमारा संघर्ष हुआ था जी और हमारे सैनिकों ने उसमें भी एज दिखी, तो वहां पर भी देख चुके हैं। और ये हम अरुणाचल प्रदेश में भी देख चुके हैं जब चीनी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर हो चुका था। जी। तो हम बेहद प्रशिक्षित, बेहद अनुशासित और बहुत ही हाईली प्रोफेशनल सेना है। ऐसे में हमको अब चीन के इस हौवे को खत्म कर देना चाहिए और बिना दबाव में आए दक्षिण एशिया में जो अपना वर्चस्व है, चाहे वो हमारे ईस्टर्न फ्रंट पर बांग्लादेश होए, चाहे वेस्टर्न फ्रंट पर हमारा पाकिस्तान होए, इन पर अब हमें एक अपर हैंड लेना चाहिए। और खास करके जब ये पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन 4 घंटे के अंदर कर दिया है, जी तब ये हमें इस पे सोचना चाहिए कि हमारे आगे की रणनीति अब क्या हो। बहुत शुक्रिया हयात साहब, बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इस पूरे घटनाक्रम में युद्ध विराम के 3 से 4 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने पहले सीमा पर फायरिंग शुरू की। अब पूरे कश्मीर से लेके राजस्थान के बॉर्डर पर लगातार दनादन ड्रोन अटैक कर रहा है और भारतीय फौजें उसको जवाब दे रही हैं। अब कल की सुबह हम किस रूप में देखेंगे इसका हमें इंतजार करना होगा, लेकिन भारतीय फौजें बहुत इक्विप्ड हैं, कहीं चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हमारी सेनाएं बहुत कैलकुलेटेड हैं, बहुत टारगेटेड हैं और बहुत तकनीकी रूप से बहुत सक्षम हैं। गोला बारूद भी हमारा बहुत आला किस्म का है। तो हम, अगर पाकिस्तान ने ये हरकत की है तो हम उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। के न्यूज़ पर लगातार ये कवरेज जारी रहेगा। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।